कोटानगर में हम स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 को इलेक्शंस कंडक्ट होने से पहले माननीय एलजी साहब ने और केंद्र सरकार के निर्देश पे एक निर्णय लिया था कि जितनी भी इवैक्यू प्रॉपर्टी है जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो जो डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, रेफ्यूजीज हैं 1947 के, 65 के, 71 के, और उनके साथ साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनके नाम पे पूरे तरीके से कर दी जाएगी, यानी कि ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक उनको दे दिए जाएंगे। दूसरा, उस इलेक्शन होने के बाद अभी तक उस ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समयबद्ध तरीके में नहीं हो रही है। तो एक तो ये कंसर्न फ्लैग करने के लिए, और केंद्र सरकार ने जो पहला कदम था इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि डिस्प्लेस्ड पर्संस और रेफ्यूजीज के नाम पे ये प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाए, जो दूसरा कदम उमर अब्दुल्ला सरकार को चलना है, इट हैज टू वॉक द सेकेंड स्टेप, वो ये है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन जमीनों के जो लोकल अलॉटीज भी हैं, लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो रेफ्यूजीज नहीं है। लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो जम्मू खित्ते के, जम्मू प्रोविंस के ओवरवेलमिंगली लार्जली डोगरा कम्युनिटी है, उनको जो अलॉट की गई है जमीनें, उनको भी इस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करके उनके नाम पे कस्टोडियन जमीनों के मालिकाना हक रेगुलराइज करें, यानी प्रॉपर्टी राइट्स उनको दें। मैं बताना चाहूंगा सब लोगों की जानकारी के लिए कि रेफ्यूजी कम्युनिटी को जो अलॉटमेंट्स हुई, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर LB7, कैबिनेट ऑर्डर 578C और एक 1971 का ऑर्डर नंबर 371 होता था, जिसके तहत पोजीशन के बेसिस पे कुछ तरीके की रेगुलराइजेशन होती थी लोकल अलॉटीज के फेवर में। और उसको अगर आप अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के सेकंड शेड्यूल के साथ पढ़े तो वो भी हकदार थे प्रॉपर्टी राइट्स के। उन जमीनों की प्रॉपर्टी राइट्स लोकल अलॉटीज के नाम पे हो जाए, उसके लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड पर्संस के फेवर में जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसे समयबद्ध तरीके में इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि जो लोकल अलॉटीज थे, जम्मू खित्ते के रहने वाले लोग जो थे, उनको ये जो जमीनें दी जाती थी, और जब ये जमीनें सरकार किसी पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर कर लेती थी, तो उन लोकल अलॉटीज को कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया जाता। लीगल रेजीम जो है, अगर आप कानून की सही जानकारी रखते हैं तो उसमें कैटेगोरिक था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित रूल्स हो, चाहे वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो 1965 की गिरदावरी के आधार पे 371 ऑर्डर नंबर की जो लीगल रेजीम हो। मैं उसमें डिटेल में नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन लोकल अलॉटीज भी एंटाइटल्ड थे कम से कम 80% कंपनसेशन के लिए, जो उनको नहीं दी जाती थी। तो ऐसे सब लोकल अलॉटीज जिनसे जमीनें ली गई हैं सरकार के द्वारा और जिन्हें कॉम्पनसेशन नहीं पे की गई है, उन लोगों को कॉम्पनसेशन भी दी जानी चाहिए। अब ये जो सेकंड स्टेप है, जम्मू कश्मीर यूटी में अब एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला डिपार्टमेंट को ओवरसी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये अब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक कदम केंद्र सरकार ने जो उठाया, उसी दिशा में दूसरा कदम भी उठाए, क्योंकि ये जम्मू खित्ते और जम्मू कश्मीर में वो सब लोग जो लोकल अलॉटीज की श्रेणी में आते हैं, उनके मौलिक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स की हम बात कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे। भाजपा की जो ऑफिशियल पोजीशन इस पे है वो हमने आर्टिकुलेट की, और साथ ही साथ कस्टोडियन डिपार्टमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा खर्चीली है रादर देन द वर्क इट इज डूइंग, मतलब पूरा डिपार्टमेंट जो इस समय कार्य कर रहा है, वो कार्य करने के लिए जो तनख्वाह और सारा डिपार्टमेंट को चलाने का काम है, अगर वो उससे जो अर्न कर रहा है उसका खर्चा उससे ज्यादा है, तो किसी भी परिस्थिति में इस डिपार्टमेंट को आगे चलने का कोई औचित्य रहता नहीं। तो वी आर प्रपोजिंग क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स कन्फर करने हैं, तो ये कस्टोडियन से कस्टोडियन जनरल की जो लीगल रेजीम है, इसे खत्म किया जाए। एक IAS अधिकारी या एक सीनियर मोस्ट KS अधिकारी, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का, जो रिलीफ कमिश्नर की तर्ज पे, जैसे कश्मीरी हिंदुओं के लिए रिलीफ कमिश्नर की पूरी एक लीगल रेजीम बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि एक तहसीलदार या एक जूनियर मोस्ट KS अधिकारी ही कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ना चलाएं और एक रिलीफ कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति इसे चलाए, ताकि ये कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स ठीक तरीके से हो सके, और जो कम्युनिटी का, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की कम्युनिटी से रिलीफ कमिश्नर रहता है, कम्युनिटी का हो, ये आज हम सरकार
को ये संदेश यहां से देना चाहते हैं लोगों के अधिकारों के लिए। कस्टोडियन जमीन के मालिकाना हक डिस्प्लेस्ड पर्सन के फेवर में समयबद्ध तरीके में किए जाए और लोकल अलॉटीज के फेवर में तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया जाए। 2,56,846 2,56,846 आइडेंटिफाइड इवैक्यू प्रॉपर्टीज है जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट ओवरसी कर। इन सभी प्रॉपर्टीज का ये एग्रीकल्चरल नेचर की है, ये कमर्शियल नेचर की है, ये रेजिडेंशियल नेचर की है, ये मिक्स्ड नेचर की है, दूसरे तरीके की भी है, कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास भी है। सब की सब रेगुलराइज की जानी चाहिए। और इसके पीछे जो एक वैचारिक दृष्टिकोण से आप देखें तो मुझे बताइए कि 1947 में वो लोग जो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के समर्थन में पाकिस्तान गए, उनके लिए आप प्रॉपर्टीज को कब तक यहां पे संभाल के रखेंगे और अपने नागरिकों को पीड़ित करेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार का यह दायित्व नहीं है कि इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए वो समयबद्ध तरीके में कार्य करे? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार का यह दायित्व नहीं है कि जम्मू के लोकल अलॉटीज जिनके पास ये जमीनें हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, जो पीड़ित वर्गों से आते हैं, उनके नाम पे भी रेगुलराइजेशन के लिए ऑर्डर निकाले? तो ये टेस्ट है। जो लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से देखें तो डिसएडवांटेज सेक्शंस की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज उनके सामने मौका है कि कीजिए आदेश और आप इन सब लोगों को प्रोप्राइटरी राइट्स, मालिकाना हक कस्टोडियन जमीनों के दीजिए, समयबद्ध तरीके में दीजिए, तब आप कहीं जाके साबित कर पाएंगे। अदरवाइज जो शैम आपने लैंड रिफॉर्म्स के रूप में यहाँ पे किया था, उसके बारे में फिर किसी समय पे जो हमारे अधिकारी हैं आपकी पोल खोलेंगे। लेकिन कम से कम आप साबित कीजिए कि यू कैन वॉक द टॉक। आप कहते हैं अगर एम्पावरमेंट के लिए, तो लोकल अलॉटीज के फेवर में कस्टोडियन जमीन के मालिकाना हक देना असल एम्पावरमेंट होगी। कस्टोडियन डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस का कोई औचित्य नहीं रहता, उसे खत्म करना नेक्स्ट एक लॉजिकल स्टेप होगा। एक बड़ा अधिकारी यहां पे स्थापित करना जो कम्युनिटी में से ही हो, जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी है, जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, उसी कम्युनिटी में से हो, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर उसी तर्ज पे बनाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, उसी तर्ज पे ये कीजिए तो फिर ये माना जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि भाई वी शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा के सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है, इनकी भी आप 2 मिनट के लिए बात सुन। धन्यवाद। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे अंकुर जी ने इशू को फ्लैग किया है, दिस इशू हैज बीन एजिटेटिंग फॉर इयर्स टुगेदर। वी आर ग्रेटफुल कि एलजी साहब ने इस मुतल्लक अक्टूबर में इलेक्शन होने से पहले, अगस्त में सॉरी, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और ये इवैक्यू प्रॉपर्टी जो है जिन जिन लोगों के पोजीशन में थी, जो रेफ्यूजीज थे, उनको सारे हकूक दिए गए और उसके साथ हमारे जो लोकल अलॉटीज थे, हम उनको भी ये सारे हकूक दिए जाएं ताकि उनकी पोजीशन में जो लैंड है उनको मिल जाए। जैसा ये कहा गया कि ये इश्यूज कई दफे उठाए गए, लेकिन अब एक दिशा को कायम किया गया है। हमारे एलजी साहब ने उस दिशा को कायम किया गया। हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो हुकूमत इस वक्त कायम हुई, उस हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग अवेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ऑन प्रायोरिटी अटेंड किया जाए। कस्टोडियन हाउसेज और इवैक्यू प्रॉपर्टी का जो इशू है, दिस हैज बीन रेज्ड टाइम एंड अगेन, और मैं ये समझता हूं कि एलजी साहब ने इसको हकूक देकर एक रास्ता खोला है। जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उस से अपनी एक डायरेक्शन लेकर लोगों को सबको इसके हकूक दिए जाए ताकि वो लोग उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल अपने अच्छे ढंग से कर सके। ये जो पॉइंट कहा गया कि इसका इवैक्यू प्रॉपर्टी का जो इस वक्त आज की डेट में उसको मेंटेन करने का, इनको मेंटेनेंस के लिए जो हमारे सारे इवैक्यू प्रॉपर्टी है उसका जो खर्चा ज्यादा है, उनको तनख्वाहों का खर्चा ज्यादा है, और इसलिए इन तमाम प्रॉपर्टीज को उनको दिया जाए और ताकि वो उन प्रॉपर्टीज को अपने मन मुताबिक अपने तरीके से उनको इस्तेमाल कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शर्मा साहब, मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से आपने ये इशू उठाए, ये लंबे समय से आए, आपकी 10 साल सरकार थी, ये इशू बड़े आसानी से ये इसको सॉल्व किया जा सकता। अब ये 3 महीने की सरकार है, आपने 10 साल में इस इशू को क्यों नहीं सॉल्व किया?
देखिए ये 16 अगस्त 2024 को इशू फाइनली रिजॉल्व हो चुका था। उसके पहले जो तैयारी करनी थी वो करके सरकार ने 16 अगस्त 2024 को निर्णय ले लिया, जो लीगल रजीम के तहत ये जो बड़े लंबे समय का था, ये आज का नहीं है, ये लंबे समय का इशू था और ये बड़े आसानी के साथ आप 370-35 हट गई है। ये तो आप आसानी से सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ये जो है एलजी हैं तो कर सकते थे। अब इस समय जो है आपकी सरकार नहीं है, आप एमसी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 3 महीने की सरकार, आपने क्यों नहीं किया? लेकिन हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। मेरा आपसे निवेदन यही है कि 16 अगस्त 2024 को एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं 1947 के, 65 के, 71 के और जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं जो कस्टोडियन जमीनों के कब्जे में हैं या जिन्हें जमीनें अलॉट हुई थी, उनके नाम पे मालिकाना हक करने का आदेश पारित हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि जो दूसरा कदम अब उस दिशा में उठाना है, इस समय एक चुनी सरकार है, वही ये कदम उठा सकती है। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा ने ये डिमांड की कि दूसरा कदम सरकार उठाए, क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की एम्पावरमेंट की बात है, ये मिडिल क्लास की एम्पावरमेंट की भी बात है, ये फार्मर्स की, एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी की एम्पावरमेंट की बात है। तो दूसरा कदम पहले कदम के बाद ही उठाना था। अगस्त में अगर एलजी साहब ने ये कदम उठाया, केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया, तो उसके बाद इलेक्शन होने के बाद यहाँ की चुनी हुई सरकार को ये कदम उठाना है। तो मेरा निवेदन आपसे मात्र बस ठीक।